तो गाइस लास्ट क्लास में हमने जस्ट अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था एंड वी विल स्टार्ट कि अब एक एक पहले प्रोजेक्ट के जितने भी ये फोल्डर स्ट्रक्चर हैं, कौन से फाइल का क्या पर्पस है, वी विल टू लर्न कि कैसे ये सारे टेम्पलेट्स आए, क्यों आए, क्या इनकी रोल्स हैं इस प्रोजेक्ट में, पहले वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, एक एक प्रोजेक्ट के बारे में हम। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमने क्रिएट किया, हमने अभी कोई भी चीज इसमें अपने से ऐड नहीं किया। दैट वाज टोटली, ये जो टेम्पलेट है दैट इज डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट एक टेम्पलेट देते हैं बेसिक सा कि ये आपका टेम्पलेट है, टॉप ऑफ इसके ऊपर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एक बेसिक सा टेम्पलेट दे देते हैं। तो पहले उस टेम्पलेट के जो स्ट्रक्चर हैं उसको हम लोग समझते हैं कि ये टेम्पलेट में क्या क्या देते हैं और हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं फिर। ठीक है, तो एक एक पूरी की पूरी एक-एक वो समझते हैं। सो अगर आप देखिए, जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जो फर्स्ट आप जब क्रिएट करते हो तो आपका जो है सॉल्यूशन नेम और आपका प्रोजेक्ट नेम, वो आपका जो है बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, आपका सॉल्यूशन नेम है, ये प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, अगर कोई डायरेक्टली अगर आप यहाँ से ओपन नहीं करना चाहते हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी डिस्कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, फिर अगर मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ, तो ये जो आपका दिख रहा है ये वाली, दैट इज़ द सॉल्यूशन। इसके अंदर ये जो आपका एमबीसी फॉर 1030, ये जो आपका नेम है, ये एक फाइल सॉल्यूशन फाइल दिख रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो विजुअल स्टूडियो क्या करता है, जो इसके करस्पॉन्डेंस जितने भी प्रोजेक्ट के चीज हैं वो सारी की सारी लोड कर देता है। आप इसमें कितने भी फाइल्स ऐड करो, जब आप सॉल्यूशन ओपन करोगे वो जितने भी फोल्डर्स के जो भी सारी चीजें हैं वो लोड कर देगा। तो ये जो है एक्चुअल में आपका प्रोजेक्ट नेम होता है। जब आपका प्रोजेक्ट नेम जो सॉल्यूशन नेम प्रोजेक्ट नेम सेम होता है। जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे तो यू कैन सी, जब आप टाइप करते हो ऊपर में, तो मैंने टाइप किया था एमबीसी फॉर 1030 एम बैच। ठीक है, ये जो है आपकी प्रॉपर्टी असेंबली इन्फो होती है। इसके अंदर जब आप फर्स्ट जो क्रिएट करते हो तो ये जस्ट आपकी जो है लाइसेंसिंग की चीज है कि आपके जो किस ऑर्गेनाइजेशन से कहाँ से ये एक्चुअल में ये क्रिएट हुआ है। ये इनका जस्ट लाइक के आपके एप्लीकेशन का सिग्नेचर, कि जैसे असेंबली टाइटल में ये क्या है आपका एमबीसी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं, कॉन्फ़िगरेशन, कंपनी कंपनी क्या है जो आपका एचपी आईएनसी, ये एचपी आईएनसी मतलब ये लैपटॉप जो मेरा एचपी का है वो हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ये जो है आपका जो टाइटल इसका ये वाली सॉल्यूशन असेंबली टाइटल हो गई, ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है जो आपका आपने जो बनाया। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट नेम हो गया। कॉपीराइट किसका, तो जो कंपनी ये होती है ना, ये एचपी, उसका जो है डिफ़ॉल्ट इन्होंने एक टेम्पलेट बना दिया कि अगर आप क्रिएट करोगे तो ये सारी चीज़ें कहाँ से उठा लेगी। तो पहला ये आपका कहाँ किस लैपटॉप पे बना है, वो है आपका एचपी ईएनसी। ये आपने जो नाम दिया सॉल्यूशन नेम, ये आपने जो ये प्रोजेक्ट नेम दिया, उसका कॉपीराइट आपने बना दिया कि वो डिफ़ॉल्ट ये टेम्पलेट बना देता है। अच्छा, ये जो है आपका कॉपीराइट हम ऐसे लिख दिए, आपके एचपी जो भी है यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। तो ये जस्ट, और इनके असेंबली वर्जन्स, ये जो जस्ट लाइक ये एक आपका फाइल इन्फो होता है, जो कि असेंबली इन्फो, जो कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपकी चीज़ें जो है माइक्रोसॉफ्ट जो टेम्पलेट बना के रखे हैं कि ओ ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम यहाँ दिखा देंगे, ये इनकी यहाँ से क्रिएट हुई। जस्ट इसका और कोई भी आपके एप्लीकेशन में इस असेंबली इन्फो का कोई पर्पस नहीं है। जस्ट लाइक ये सिग्नेचर है आपके एप्लीकेशन में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है। सेकंड, ये रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या है? ठीक है, ये रेफरेंस क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी जो हम लोग ये जैसे आपके असेंबली टाइटल हैं, असेंबली डिस्क्रिप्शन है, अगर आप देखिएगा तो ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं। ठीक है, ब्लू कलर के दिख रहे हैं। इनको अगर आप राइट क्लिक करके आप जो है गो टू डेफिनिशन या इम्प्लीमेंटेशन में जाइएगा, डेफिनिशन पे इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि इनका वाला है तो आप नहीं जाएँगे, डेफिनिशन पे जाइएगा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो जितने आपको ग्रीन कलर की इस टाइप की दिखेगी, ये हमने नहीं लिखा है। ये जो जो माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर होते हैं कि हाँ भाई असेंबली चीज़ें में क्या चीज़ लिखनी है, क्या हमको करनी है, ये प्री डिफाइन इनके जो क्लासेस होते हैं कि उन्होंने लिखा है
तो ये क्लासेस आते कहाँ से हैं? ये क्लासेस आते हैं इन रेफरेंसेस से। ये रेफरेंसेस जो होता है ना, ये आपका एक डीएलएल होता है। डीएलएल कैसे? जैसे मैं आपको दिखाऊँ डीएलएल मतलब क्या होता है? अगर इस प्रोजेक्ट फाइल को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है? ओपन करके मैं इसका अगर स्ट्रक्चर देखूँ जहाँ पे ये क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट हुआ है इस लोकेशन पे। सी ड्राइव यूज़र अभिषेक ये वाले स्ट्रक्चर पे जाके यहाँ पे सेव हुआ है, ठीक है? अगर मैं बिन फाइल में देखूँ, ठीक है? ये जितने भी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिस्टम डॉट टीएलएल यही सारे रेफरेंसेस हैं। ये क्या है? ये जस्ट आपके जो है ना कलेक्शन है कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर जो पहले से जो चीज़ें लिखी हुई है, उसको हम लोग यूज़ करने के लिए उन्होंने पहले से लिख दी है, कि हाँ, ये असेंबली टाइटल एट्रिब्यूट ये जो है चीज़ें और ये कहाँ से आप यूज़ करोगे, ये हम लोग डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। आप इस पे चाहोगे डिलीट करना, कुछ भी टाइप करना, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ने खुद दिया है। आप जहाँ भी देखोगे फ्रॉम मेटाडेटा जहाँ भी देखोगे मेटाडेटा वो फ़ाइल माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, हमको दिया है कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो है प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें असेंबली टाइटल ऐसे यूज़ करोगे, उन्होंने ये बता दिया। ये चीज़ें ऐड कहाँ से होती है, ये उनकी रेफ़रेंसेस हैं। ये ऐड करने के लिए आपके पास 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है? रेफ़रेंसेस जैसे बेसिक में इन्होंने ये दे दिया, अगर हमको जब भी ज़रूरत पड़ते जाती है, तो हम अपने अकॉर्डिंग जैसे आगे जैसे-जैसे बढ़ेंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग जो-जो रेफ़रेंसेस हैं, तो वी नो कि कौन से रेफ़रेंस किस काम का है, हम उसको ऐड करते जाएँगे अपने अकॉर्डिंग अपने जो भी हमारी नीड्स होगी, ठीक है? तो ये रेफ़रेंसेस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ रेफ़रेंस के लिए कैसे अगर मैं कंट्रोलर पे जाऊँ, मैं अभी आऊँगा। अगर यहाँ पे आप देखिएगा ये सब यूजिंग सिस्टम अगर मैं इनको ऐसे मैं डिलीट कर दिया, ठीक है? ऐसे डिलीट कर दिया, तो देखिए आपके ये सब रेड कलर के हो गए, रेड कलर के हो गए, ठीक है? ये इनको पता ही नहीं है कि ये कंट्रोलर नाम की चीज़ें कहाँ है? इनको एड्रेस एक्चुअल हुँ, बताना हुँ, है हुँ, हुँ। कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है? तो आप कैसे इनको बताओगे कहाँ पे हैं? तो आप इसमें देखिए 3 तरीके होते हैं आपको जो है बताने के। एक यहाँ पे ओवर कीजिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियरली लिख रहा है, "द टाइप ऑफ नेम स्पेस कंट्रोलर कुड नॉट बी फाउंड। आर यू मिसिंग यूजिंग डायरेक्टिव और असेंबली रेफरेंस?" आप मिस कर रहे हैं कुछ, ठीक है? तो आप जैसे यहाँ पे करोगे तो आपके पास ऑप्शन देता है कि देखिए ये यूजिंग सिस्टम डॉट वेब एमबीसी के अंदर ये आपकी चीज़ें लिखी हुई है। आप इसको ऐसे क्लिक करोगे तो ये चीज़ें आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी। चूँकि आप इस पे राइट क्लिक करके गो टू डेफिनिशन पे जाओगे, ठीक है? गो टू डेफिनिशन तो ये जो आपका सिस्टम डॉट एमबीसी है, इसके अंदर ये देखिए सारी की सारी मेथड लिखी हुई है। अगेन दिस इज़ द मेटाडेटा और ये हमने नहीं बनाया। अभी हमने तो कोड किया नहीं, ये किन्होंने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है सॉफ्ट प्री डिफाइंड हुँ, हुँ। मेथड, ठीक है? प्री डिफाइंड चीज़ें जो कि हम इनके चीज़ों को अपडेट करते हैं, इनके चीज़ों को पढ़ते हैं कि ये चीज़ें हम यूज़ कैसे करेंगे। ये चीज़ें कौन बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर ने बनाया है, जो कि आप कहिए कि सर इतना ये चीज़ क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर बनाया है जो कि हम लोग इनको यूज़ करते हैं। हम लोग ये क्रिएट नहीं करते हैं, उन्होंने बना के दे दिया है वी कैन यूज़। अब वो इस चूँकि उनके जो डेवलपर्स हैं वो पूरा का पूरा जब प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है? तो उनके डेवलपर ने बोल दिया कि भैया ये है मेरा ये क्लास है, ये इन सारी चीज़ को हम लोग लर्न करते हैं कि कैसे कहाँ से आते हैं। बट इसमें हम लोग ना कुछ मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अगर आप टाइप कीजिएगा, ना कुछ इसमें डिलीट कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ये आपका सिर्फ़ आप रीड करके देख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे यूजिंग स्टेटमेंट ये लिख दिया, बट आप चाहते हैं कि हम ये नहीं लिखें, ठीक है? आप चाहते हैं कि ऐसे हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं? तो आप इसको ऐड से एड्रेस बता सकते हैं कि भैया आप जो है ऐसे system.web.mbc कंट्रोलर यही चीज़ आप देखिएगा यहाँ पे अगर मेटाडेटा पे जाइएगा तो system.mbc एमबीसी के अंदर कंट्रोलर उसके अंदर कोई भी आपको यूज़ करना हो तो उनको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें कहाँ है, जस्ट लाइक आपको एड्रेस बताना होगा। तो ये कंट्रोलर कहाँ लिखा हुआ है तो आपको बताना होगा। तो एक चीज़ देखिए आपने जो है फ़ोर्सली यहाँ पे इसको रिज़ॉल्व किया, बट ये वाले रो रहे हैं, तो फिर इनको भी फ़ोर्सली रिज़ॉल्व करना होगा कि आप जो है आप भी इसी के अंदर लिखे हुए हो। फिर आपको भी इनको भी जी। बताना होगा कि भाई आप भी इसी के अंदर लिखे हुए हो। तो दैट इज़ द टीडियस वर्क कि आप एक-एक
लेबल पे जा के इनको ऐसे करो, ठीक है? तो उससे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि आप ऊपर में एक यूजिंग हाँ। स्टेटमेंट लिखो और वहाँ पे आप हुँ, हुँ। डिफाइन कर दो। तो ये सारे जितने भी एक ग्रुप के हैं, इनको ये एड्रेस मिल जाएगा कि भैया आप जो है इस वाले ग्रुप में हो, तो वो जो है अपना रिज़ॉल्व हो जाएँगे। तो ये जो है आपके लिए टफ है। तो नाउ हम लोग क्या कि जो इन्होंने पैटर्न दिया कि भैया आपका यूजिंग ठीक है, ये वाली चीज़ें अब देखिए आपने यूजिंग किया, तो जो भी इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आप देखेंगे जितने भी आपने यूज़ किए हैं ये सारी चीज़ें, एक्शन, राउट, डेटा जो भी, ये सारे एक ही आपके जो है रेफरेंस के अंदर ये सारे रिज़ॉल्व हो जाएँगे। नहीं तो आप मैनुअली करो, तो मैनुअली करना इट्स अ टीडियस जॉब, राइट? बट आप ये यूजिंग स्टेटमेंट लिख दिए, तो ये सारे रिज़ॉल्व हो गए, ठीक है? तो ये जो है यही ये जो यूजिंग स्टेटमेंट ये सारी चीज़ें ये कहाँ से आती है? ये जो मेटा डेटा है ये कहाँ से आई है? दैट इज़ अंडर द रेफरेंसेस। ये रेफरेंस से जो है चीज़ें आपके system.web.mbc ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना, ये देखिए system.web.mbc ये एक डीएलएल है। ये आखिर आपके प्रोजेक्ट में कहाँ से आई? तो ये जो है इन्होंने जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो प्री डिफाइंड जो बेसिक चीज़ है, वो आपको ऐड करके दे देते हैं। अगर आपको फिर से ऐड करना हो तो व्हाट यू कैन डू यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ऐड रेफरेंस करोगे। इनके जो है ये कॉम करके है या तो आप असेंबली में चेक करो कि आपको कोई असेंबली में कोई ज़रूरत है। देखिए तो जहाँ-जहाँ पे ये टिक ऐसे चेक बॉक्स है यानी कि वो आप में पहले से एडेड है। जैसे सी शार्प एडेड है, सिस्टम वाली क्लास ऐड है, ये जो है ऐड है। बट लेट्स सपोज़ आपको जो है सिस्टम एक्टिविटी करनी, ये राइट क्लिक करो, ओके कर दो, ये आपके यहाँ रेफरेंस ऐड हो जाएँगे। तो पहला तो जो इनके प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, जब आप राइट क्लिक करते हो, तो ये जो सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो या आपको इसमें से अगर कहीं मिले, जो भी आपके जैसे भी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। जैसे-जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती है क्योंकि क्या है कि डॉट नेट प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपके बहुत सारे एप्लीकेशन बनते हैं, तो इनके इतने सारे चीज़ के डीएलएल हैं। बट जब आप जो है, जो भी आपके काम की चीज़ है, वो बेसिक टेम्पलेट में बना के वो दे देते हैं और जैसे-जैसे आपको ज़रूरत होता है हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप पहला जी, जी। बेसिक ठीक है। रेफ़रेंस होता है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है? असेंबली से सर्च करके ऐड कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि फ्रेमवर्क में कुछ है, एक्सटेंशन में है, यहाँ पे देखो कि कोई इसमें काम का है, नहीं है। रिसेंट में ये चीज़ है कि क्या-क्या आपने ऐड किया है, वो बताता है। ये है प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोजेक्ट है और दूसरे प्रोजेक्ट का रेफ़रेंस आपको ऐड करना होता है, तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हम ब्राउज़ करते हैं और किसी भी पर्टिकुलर डीएलएल को हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? फिर अगर कोई पर्टिकुलर आपके पास डीएलएल थर्ड पार्टी की है जो आपने नेट से डाउनलोड कर लिया, आपके सिस्टम पे है, तो यू कैन ब्राउज़ और जहाँ भी आपके सिस्टम पे है, आप जो है वहाँ से ब्राउज़ करके डीएलएल ऐड कर सकते हैं। जो थर्ड पार्टी कोई भी जैसे आप गूगल का कोई यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसा लाइब्रेरी जो कि इनके वहाँ पे नहीं है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं है। तो आप डाउनलोड हुँ, हुँ। करेंगे तो उसको जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये रेफरेंसेस ऐड करके बेसिक रेफरेंसेस इन्होंने दे दिया है, राइट? अब ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका इनके पास एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से हम लोग जो सारी चीज़ें नहीं मिलती है यहाँ पे ये जो है यू कैन से ये जो आपके सिस्टम के पास है, ठीक है? अगर ये आपके पास नहीं मिल रही है, तो आप कहाँ से यूज़ करोगे? तो राइट क्लिक करोगे, आप एक देखोगे मैनेज NuGet पैकेज है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 टैब्स होते हैं। पहला टैब ब्राउज़, ठीक है? यहाँ से वो आप चीज़ें सर्च करो कि आपको क्या चाहिए, कौन से लाइब्रेरी चाहिए, कौन-सी एप्लीकेशन में क्या चीज़ ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेम लाइक जैसे हम लोग प्ले स्टोर पे जाते हैं, हम लोग सर्च करते हैं कि मुझे ये जो है फ़ेसबुक एप्लीकेशन, इंस्टा उस पे तो दुनिया की सारी चीज़ें एप्लीकेशन उसी पे है। तो लेट्स सपोज़ आपको एंटिटी फ्रेमवर्क की चाहिए, जब यहाँ पे आप जो भी सर्च करोगे कि एंटिटी फ्रेमवर्क हमको, तो एंटिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड सारी जो है ये डीएलएल यहाँ पे आ जाएगी। आप इसको जो है जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए आपके पास 3 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। पहला, ये वर्ज़न्स होता है, जो सबसे लेटेस्ट वर्ज़न होता है वो टॉप पे दिखाता है। जैसे आप ड्रॉप डाउन ओपन करोगे तो ये आपके जितने भी वर्ज़न अभी तक इसके आए हैं दैट इज़ एंटिटी फ्रेमवर्क के वो सारे दिखाते हैं, ठीक है? सबसे बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट वर्ज़न दिखाते हैं, नीचे में जो है इसके ऑथर कौन है, लाइसेंस क्या है, कब ये पब्लिश हुआ,
ये सारी चीज़ इनके इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं जो भी आपके ये एंटिटी फ्रेमवर्क के। अगर आपको ज़रूरत है लेटेस्ट वाले का तो लेटेस्ट करो, अगर यू नीड टू पर्टिकुलर कि आपको जो है ज़रूरत है 6.4.4 का नहीं ज़रूरत है, आपको जो है ज़रूरत है 5.0 का। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, ये उसकी इन्फॉर्मेशन लोड कर देगा कि ये वर्ज़न ये है, ये जो है इस डेट को पब्लिश हुई थी, तो आप सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल क्लिक करोगे, ठीक है? जैसे कि एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी एंटिटी फ्रेमवर्क से करेंगे, तो जैसे आप इंस्टॉल करोगे, सो लेट्स सी एक हम कर लेते हैं यहाँ पे जैसे और आपका जो है सबसे लेटेस्ट वाला ही कर लेते हैं, ठीक है? अगर होगा तो हटा देंगे। जैसे आप ऐसे इंस्टॉल करोगे, ठीक है? ये जो है एक ऐसे आपको बोलेगा कि पॉपअप करके कि आप जो है ये इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये वर्ज़न, आप ओके करोगे, ठीक है? ये आपका लाइसेंसिंग आई एक्सेप्ट, ठीक है? जैसे मोबाइल में भी आता है और ये विदिन आपका जो है जितने आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है सिस्टम, आपका ये एग्ज़ीक्यूट होके और आपका जो है रेफ़रेंस देखिए ये एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ पे ऐड ठीक है? तो अगर आपको ज़रूरत है ये सारी चीज़ इन्होंने बता दी कि ये चीज़ है, ये चीज़ें हैं, इस वाले पे इन्होंने जाके फिनिश कर दिया, कितना टाइम लगा इंस्टॉल करने में डायरेक्टली फिनिश, ठीक है? तो फाइनली जब आपका ये हो गया, यहाँ से आप ब्राउज़ करते हो कि क्या है और स्पेसिफिक वर्ज़न या कुछ भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा टैब होता है इंस्टॉल का। देखिए, जैसे मैंने अभी इंस्टॉल किया, यू कैन सी एंटिटी फ्रेमवर्क आपका यहाँ पे आ गया कि ये इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे ऐसे करके ग्रीन कलर का चेक बॉक्स बन गया ये टिक बन गया कि ये आपके पास इंस्टॉल है ऑलरेडी, ठीक है? और कौन-सा तो इंस्टॉल वर्ज़न ये है और अपडेटेड वर्ज़न भी ये भी है। अगर आपके पास डिफरेंट होता तो वो आपको अपडेट करने के लिए बोलता बट यहाँ अपडेट का बटन डिसेबल है। अब यहाँ पे आप चाहें तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन हम इंस्टॉल कर दिए, हम लोग को आगे ज़रूरत पड़ेगा ही तो इंस्टॉल ही रहने दीजिए। तो जो भी आपका इंस्टॉल रेफरेंसेस होगा, जो आप ऑनलाइन से रेफरेंस इंस्टॉल कर रहे हैं, वो सारी की सारी लिस्ट आउट होगी यहाँ पे, ठीक है? अपडेट्स में जो है क्या होंगे, ठीक है? तो इसमें जो जो भी जैसे हम लोग आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, हम लोग जो देखते हैं कभी जो आपके एप्लीकेशन जो है ओल्डर्स हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बार ये कर दें, तो वो क्या है कि नोटिफ़िकेशन देते हैं कि भैया आपका जो है ये आउटडेटेड हो गया, आप इंस्टॉल करो। तो सेम लाइक इनका है, जैसे आपके एप्लीकेशन में जो है बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी वैलिडेशन ये सारी यूज़ हो रखी है। जैसे बूटस्ट्रैप सीएसएस कहाँ है? तो जस्ट मैं हुँ, हुँ, दिखा हुँ। दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे कंटेंट के अंदर ये जैसे बूटस्ट्रैप सीएसएस। तो ये कह रहा है कि आपके बूटस्ट्रैप जो सीएसएस है, वो उसका वर्ज़न जो है 3.4.1 है। इसको हम ओपन करके देखते हैं कि सही कह रहा है कि नहीं। ये देखिए आपकी वर्ज़न यहाँ पे बताती है कि 3.4.1 है और आपके पास जो है अभी लेटेस्ट हमारे पास जो अवेलेबल है 5.1.3 तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। ये 6 नोटिफ़िकेशन दे रहा है कि 6 जो लाइब्रेरी है और 6 ये जो डीएलएल है, रेफ़रेंसेस है, ये हमारे पास अपडेटेड है। आपके सिस्टम में यानी आपके एप्लीकेशन में अपडेटेड नहीं है। इफ यू वांट यू कैन अदरवाइज़ आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं कर सकते। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे ये पूरी की पूरी डिटेल्स बताएगी कि इंस्टॉल आपका ये वाला वर्ज़न है, लेटेस्ट स्टेबल वर्ज़न ये है। अगर आप ड्रॉप डाउन में जाओगे तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आप कितने पीछे, कितने आगे हो। ये जो है इंस्टॉल 3.4.1 है, तो हम लोग के पास ये वाली है। देखिए यहाँ पे बोल्ड हो रखा है और यहाँ अभी ये वाली चल रही है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे अपडेट करोगे तो 3.4.1 जो है अपडेट होके और ये जो बूट स्टेप ये हो जाएगा 3 पॉइंट जो भी आपका सबसे लेटेस्ट है, जो आपका 5.1 अगर नहीं है तो आपके ऊपर है। सेम jQuery आपका 3.4.1 है, लेटेस्ट में ये है, आपके ऊपर है कि आप करते हो। एक बड़ा अच्छा-सा काम आता है हमेशा जो भी बड़ी कंपनी में लोग बोलते हैं कि यार jQuery की पूरी लाइब्रेरी अपडेट कर दो। तो jQuery लाइब्रेरी अपडेट करना लगता है कि बहुत बड़ा काम है, बट काम होता है 5 मिनट का। क्या? तो jQuery पे जाओ, क्लिक करो, जो भी आपके पास इंस्टॉल है और 3.4 और इसको कर दो अपडेट। जैसे आप अपडेट करोगे जितनी भी आपकी jQuery कहाँ है, ये 3.4 है, ये सारी की सारी अपडेट हो जाएगी 3.6.4 मैनुअली करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमैटिक सारी फाइलें ये अपडेट हो जाएगी। एप्लीकेशन बिल्ड करो, जो-जो इश्यूज़ आ रहे हैं फिक्स करो, डिप्लॉय करो।
इसके लिए कंपनी वाले 2 से 3 महीना देते हैं, ठीक है? छोटा-सा काम jQuery अपडेशन, पुराना वर्ज़न है, आप जो है लेटेस्ट पे जाओ, ठीक है? तो इसके लिए जो है तो बस एक काम करना होता है, बस यहाँ से जाओ, अपडेट करो, काम खत्म। हाँ, इश्यूज़ आएँगे, क्यों आएँगे? क्योंकि जो आपकी पुरानी फ़ाइल है, ठीक है? उसमें जो है कुछ फ़ंक्शंस हैं जो कि आखिर नया फ़ाइल पे हम लोग नए चीज़ों पे क्यों जाते हैं, ठीक है? कोई चीज़ें हैं वो अपग्रेड होती है तो उनके मेथड्स, फ़ंक्शन जो भी हैं, वो भी थोड़ा-सा या तो रिमूव कर देते हैं या जो है दूसरे फ़ंक्शन में लिख देते हैं। तो वो सारी चीज़ इश्यू देंगी तो आप फिक्स करो, डिप्लॉय करो। एक सबसे ज़्यादातर माइग्रेशन में आता है कि आप एप्लीकेशन में मेरा जो है ज़्यादातर अभी एप्लीकेशन में देखिएगा कोई भी आपके एप्लीकेशन में हो, कितना भी लेटेस्ट हो, जो है हम लोग अभी अपने एप्लीकेशन में ये वाला स्टेबल किए नहीं तो अभी तक मेरे पास क्या था हमारे एप्लीकेशन में हम लोग किस पे थे 1.11.0 पे। यहाँ से हुँ, डायरेक्टली हम हुँ। लोग स्विच किए 3.6.0 और उसके लिए कम से कम हम लोग लिए साढ़े 3 महीना, 5 जन लगा, काम किए, पूरी की पूरी यूआई हिली थी, ठीक है? चूँकि डायरेक्ट एक वर्ज़न से सीधे-सीधे अपग्रेड वर्ज़न किए, तो थोड़े से लेकिन अपग्रेड करने में बस 5 मिनट लगेगा। जैसे आप इसको अपडेट करोगे 5 मिनट में पूरी की पूरी फाइल अपडेट, लेकिन उसके इम्पैक्ट होंगे एप्लीकेशन में। दैट वी नीड टू फिक्स, ठीक है? तो ये हाथ होते हैं, यहाँ से हम लोग रेफरेंसेस ऐड करते हैं, ठीक है? नाउ अगर हम बात करें रेफरेंसेस हो गए, ठीक है? ये ऐप डेटा जस्ट लाइक अ फ़ोल्डर बना हुआ है, अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए अभी कुछ नहीं है, ठीक है? ऐप स्टार्ट पे आते हैं, ठीक है? ऐप स्टार्ट में आप देखेंगे 3 फ़ोल्डर है, बंडल कॉन्फिग, फ़िल्टर कॉन्फिग, राउट कॉन्फिग। क्या है? सबसे पहले बंडल देखते हैं। बंडल ऐसे ही सोचिए कि बंडल मतलब कोई जैसे जस्ट लाइक कि मल्टीपल चीज़ को ऐसे गाँठ बाँध देना, नहीं बोलते हैं कि ये जो है नोट का बंडल है, यानी कि कितने सारे नोट या कोई कपड़े का बंडल है, मतलब कितने सारे कपड़े, ठीक है? यानी कि उसको एक मतलब बाइंड कर देना, ठीक है? जस्ट लाइक बंडल का वही कॉन्सेप्ट है कि आप जो क्या करो कि जितने भी आपके सीएसएस हैं, ये सीएसएस हैं, इसका एक-एक बंडल बना दो, जो एक कैटेगरी के हैं और अपने एप्लीकेशन में यूज़ करो, ठीक है? पहला तो हम बताएँगे कि बंडल आखिर क्यों आखिर ज़रूरी है और क्यों इसमें लाया गया, ठीक है? पहले क्या होता था कि जो भी हम लोग को सीएसएस और जो चीज़ ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका ये व्यू है, अभी व्यू पे आएँगे बट जस्ट दिखाने के लिए। जैसे हमको इस पेज पे सीएसएस की ज़रूरत है, तो पहले टाइम में हम लोग क्या करते थे, ये बूटस्ट्रैप की ज़रूरत है, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते थे। फिर हमको जो है ये वाली ज़रूरत है, ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर दिए। यानी कि ये पाथ बता दिया कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये सीएसएस है। तो होता क्या था कि जब पुराने टाइम में जो एप्लीकेशन होते थे, जब आपका रेंडर होता था ना, तो अब नेट स्पीड कहिए, चाहे आपके उसके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कहिए, कभी-कभी बिल्कुल व्हाइट पेज बिल्कुल लोड हो जाएँगे, फिर धीरे-धीरे सीएसएस लोड होती थी, ठीक है? तो उसमें क्या होता था कि आपका जो है पेज पे टाइम लगता था और आपका जो है डिज़ाइन इश्यू, परफॉर्मेंस इश्यू होता था, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि भाई ये सारी चीज़ें हटा दो। क्यों? हम क्या करेंगे कि जो हमारा मास्टर पेज है, ठीक है? एक हम पहले तो बंडल बना लेंगे, जो-जो हमको ज़रूरत पड़े। जैसे बंडल बनते कैसे हैं? ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि ऐसे बंडल बनते हैं। फिर सेम अगर आप देखोगे बंडल क्लास आखिर ये कहाँ से आया? तो इसमें ये जो चीज़ें अगर आप हटा दोगे, ठीक है? इन्होंने ये तो क्लास ये बनाया, इसमें जो चीज़ें अगर कोई हटा दोगे आप, तो देखोगे जो-जो चीज़ें अगर ज़रूरत होगी, देखिए बंडल कलेक्शन हट गया। क्यों? क्योंकि ऊपर आपने नेम स्पेस हटा दिया। तो सेम वैसे ही ये कौन लिखा हुआ है, ये ऑप्टिमाइज़ेशन में आता है। अगर आप राइट क्लिक करो, डेफिनिशन में जाओ, गो टू डेफिनिशन, तो ये आप देखिए सिस्टम वेब डॉट ऑप्टिमाइज़ेशन, ये भी सेम मेटा डेटा, ये मैंने नहीं लिखा, ये माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर ने दिया है कि भैया ऐसे आप यूज़ करोगे। वो सिर्फ़ हम लोग यूज़ करना सीखेंगे इसमें कैसे है। अब ये क्यों इन्होंने किया, कैसे किया, ये सारी चीज़ें ये उन्होंने क्लास दे रखी है, ये सारी चीज़ें की है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक गाड़ी परचेज़ करते हो, तो हम लोग वो गाड़ी चलाना सीखते हैं कि हाउ टू ड्राइव, कि हाँ भाई आपका गियर ऐसे आगे होगा, पीछे होगा। अब आप सोचोगे कि नहीं एक नंबर पे हम पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं? दैट इज़ यू नीड टू टॉक डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चर कंपनी है। सेम लाइक कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो बना के दे रखे हैं कि हाँ, ये चीज़ें हैं कि भाई बंडल कलेक्शन, बट वी नीड टू लर्न कि आखिर बंडल कलेक्शन क्या है? वो जो कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेकिन ये क्या है? ये उन्होंने बना के दे रखे हैं। ये हम लोग ना ही इसको डिलीट कर सकते हैं,
ना इस पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, इंटर भी कीजिए, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक आपका डीएलएल रेफ़रेंस है, सिस्टम वेब ऑप्टिमाइज़ेशन कहीं न कहीं आपके रेफ़रेंस में ऐड हुआ होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो इसकी जो है कहीं न कहीं ऐड हुआ होगा, ऑनलाइन चाहे कहीं न कहीं। देखिए सिस्टम वेब ऑप्टिमाइज़ेशन, अगर ये वाली चीज़ हटा देंगे, तो यहाँ से हट जाएगी। तो पहले हम लोग को ये ऐड करनी होगी, फिर इसकी क्लासेस मिल जाएगी। ये इन रेफ़रेंस का ये मतलब है और हर चीज़ का इन्होंने लिख के दिया हुआ है। हम लोग को उसी पे मेन वर्क करना होता है, उसी को लर्न करना होता है कि इनकी ये मेथड है, इसको हम यूज़ कैसे करें। में हम लोग का भी अपना लॉजिक होता है, लेकिन मेन इनका एक जो इन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिया है कि हाँ, हम ऐसे मूव करेंगे, तो वी नीड टू मूव लाइक दैट, ठीक है? तो सेम लाइक जैसे हम लोग बंडल के बारे में बोले, ठीक है? जैसे आप ये ऑप्टिमाइज़ेशन सेम आप या तो यहाँ से हटा के यहाँ पे एक-एक करके लिखो या ऊपर में यूजिंग देखिए अगर आपका कोई ऐसे हाइलाइटेड है, इट मीन्स ये रेफरेंसेस कहीं यूज़ हो रहा है। ऊपर में जैसे सिस्टम डॉट वेब हाइलाइट नहीं है, बिल्कुल थोड़े से डिम टाइप का है, बट इट मीन्स ये यूज़ नहीं हो रहा है। आप इसको कंट्रोल एक्स कर दोगे, तो देयर इज़ नो इम्पैक्ट इन योर करंट फाइल, कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी रेफरेंसेस यूज़ नहीं है। तो मल्टीपल टाइम्स क्या होता है कि हम लोग ऐसे रखते हैं, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो ऐड कर देंगे, नहीं तो उस समय ऐड करेंगे, ठीक है? तो बंडल जो है इन्होंने जैसे एक क्लास बना दिया, बंडल बनाने का तरीका क्या है कि ये रजिस्टर बंडल ऐसे जो है ऐसे बंडल करते हैं कि एक बंडल्स है और स्क्रिप्ट ये जो है बंडल और डॉट जेक्वेरी इनका नाम है। ये नाम बंडल जेक्वेरी नाम है और इसमें पाथ कहाँ है तो स्क्रिप्ट और जेक्वेरी ये जो है ऐसे टैग देने का मतलब कि ये सारे के सारे वर्जन्स डॉट जेस मतलब कि अगर ऐसे नहीं देंगे तो पर्टिकुलर जैसे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे जो इनके पाथ्स हैं, इन्होंने पाथ में क्या दिया है कि स्क्रिप्ट जेक्वेरी। तो देखिए यहाँ पे आपका पाथ है, तो स्क्रिप्ट और जेक्वेरी यानी कि जेक्वेरी ये सारी चीज़ और हाइफ़न ब्रैकेट में इन्होंने स्पेसिफाई ये जो है 3.4 डॉट हार्ड कोडेड नहीं किया, जस्ट कर दिया वर्जन। मतलब कि ये आपका जो है जेनेरिक नाम हो गया कि इसके जितने भी वर्जन होंगे, अगर आपके 3.4 है तो ठीक है, अगर 5 वाले भी होंगे, 3.6 वाले सारे पिक कर लेंगे इस बंडल डॉट जेक्वेरी के बंडल्स में। और ये कहाँ से पिक कर रहा है? तो यहाँ से। सेम जेक्वेरी वैलिडेट इन्होंने बनाया और ये कहाँ इसका है तो स्क्रिप्ट जेक्वेरी और वैलिडेट ये जो देखिए वैलिडेट के आगे कोई वर्जन नहीं है तो इसके आगे इन्होंने टॉप स्टार कर दिया कि इसके आगे के ऐसे कोई भी नाम होगा जैसे वैलिडेट डॉट जेएस मीन डॉट जेएस वैलिडेट अनइंस्टोटिव जेएस वैलिडेट अनइंस्टोटिव ये चारों फाइल इस बंडल के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे वैसे ही स्क्रिप्ट मॉडर्नाइजर सेम ऐसे ही ये तो हो गए जेएस के ये जो है नीचे जो है सीएसएस के इन्होंने बना दिए कि क्या है कंटेंट के अंदर बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस सारे बूटस्ट्रैप के ये है तो कंटेंट ये आपका फाइल है इसके अंदर सारे और कंटेंट डॉट साइट सीएसएस इन्होंने बोल दिया कि कंटेंट डॉट साइट ये वाली तो इन्होंने एक बंडल बंडल बना दिया एक बंडल दो बंडल तीन बंडल चार बंडल पांच बंडल और बोला कि आप इसको कहाँ यूज़ करोगे द बेस्ट पोज़ीशन जो आपका लेआउट पेज होता है, जो पहला एप्लीकेशन जो लोड होता है, जो हेडर फुटर वहाँ पे। तो यहाँ पे कहाँ लोड होता है? तो आप जाओगे शेयर्ड फ़ोल्डर में तो लेआउट में देखोगे तो ये देखिए आपके बंडल्स यहाँ यूज़ हैं। स्टाइल रेंडर आपका कंटेंट सीएसएस बंडल मोनेटाइजर ये देखिए आपका कंटेंट सीएसएस ये वाली चीजें फिर आपका जेएस वाली चीजें कहाँ है तो यहाँ पे देखिए jQuery बूटस्ट्रैप यहाँ पे तो यहाँ पे इन्होंने बंडल बनाया और यूज किया इनको लेआउट पे ठीक है आप क्या लेआउट पे ही यूज कर सकते हैं नहीं आप जो है कहीं भी यूज कर सकते हैं आप जो है इसको अपने पेज पे ही यूज कर सकते हैं अबाउट पे जाओ यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं बट आइडियली क्या है कि लेआउट पे यूज करें कि फर्स्ट टाइम में क्या होगा कि जब आपका एप्लीकेशन लोड होगा ठीक है फॉर एग्जांपल मैं अगर जाऊं ठीक है कंट्रोल जेड करता हूं इसको ये मैं रन करूं ठीक है जब फर्स्ट टाइम आपका एप्लीकेशन होगा तो जितने भी आपके एप्लीकेशन में jQuery, CSS जो भी ज़रूरत होगे आपके फर्स्ट टाइम में ही लोड हो जाएगा और वो लेआउट पे पेज में होगा तो सारे जो है लेआउट से कंसिस्ट अगर मैं इसको कंट्रोल यू करूं किसी भी एप्लीकेशन का सोर्स देखने के लिए कंट्रोल यू किया जाता है इसमें आप देखिएगा तो आपके वो कोडिंग्स होते हैं यहाँ देखिए
कंटेंट डॉट सी एस एस यहाँ पे दिख गया कौन कहाँ से आ रहा है ये। अगर आप जाएं तो लेआउट में सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ये सारी की स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला लिखा हुआ है डॉट टाइम एच टी एम एल हेडर। अगर आप देखेंगे तो देखिए डॉट टाइप एच टी एम एल हेडर, मेटा टैग, ये सारी चीजें एप्लीकेशन नेम, और ये जो है दो आपके कौन से तो फाइल। ठीक है, आप सेम देखिए मेटा टैग, आपके व्यू, ये आपके टाइटिल, दो फाइल कौन कौन से तो आप अगर देखिएगा तो सी एस एस और ये आपके यहाँ पे लोड होगा यहाँ पे। इवन आप इसको क्लिक कीजिएगा तो पूरी की पूरी ये बूट स्टेप ये है, ये पूरी की पूरी डिजाइनिंग ये पूरी की पूरी सोर्स। ठीक है, ये आपका ये है, ये वाली साइट्स हो गई। ठीक है, ये वाली ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, यही सारी चीज आपको फाइल में भी मिलेगा। फिर आपका हेडर है, बॉडी है। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर आपका सोर्स कोड में दिख जाता है कि आपका बॉडी है, डिव है, ये एंकर टैग है। तो ये आप देखेंगे ये आपके पूरा का पूरा लोड हो गया कहाँ, ये आपका CSS, और ये आपका क्या हो गया नीचे में देखिए jQuery। जो हम लोग jQuery जो है यहाँ पे जो हम दिखाए थे, अगर आप जाएंगे jQuery नीचे में कि हाँ ये वाली बंडल, तो देखिए jQuery और बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो अब अगर आप जाइए सोर्स कोड में तो देखिए jQuery बूटस्ट्रैप, इस पे भी क्लिक कीजिएगा तो ये आपके जो है पूरी की पूरी jQuery ये आपकी लोड हो गई है। फिर आपको जो है बूटस्ट्रैप, ये पूरी की पूरी बूटस्ट्रैप लोड हो गई। यानी कि फर्स्ट शॉट में आपका क्या हुआ कि ये एप्लीकेशन में ये आपकी 3 CSS हो गई, ये आपकी जो है कहाँ ये चीज़ हो गई, ये आपकी jQuery हो गई। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि जब भी आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करोगे तो देखिए ये जो हेडर होता है और नीचे की फूटर, उसी को हम लोग लेआउट पेज बोलते हैं, यानी मास्टर पेज बोलते हैं। इन द सेंस ये कहेंगे कि जो आपका अभी उस पे आएंगे जस्ट आपका बेसिक बंडल के लिए, तो सारे एप्लीकेशन पे बीच की जो कंटेंट होती है ना ये वाली चेंज होती है, ना कि आपका हेडर और फूटर। और हमारे पास कहाँ पे है ये सारी चीजें, CSS ये है आपका हेडर में, और कहाँ है ये है आपका फूटर में। तो क्या होगा कि आप पेज पे कहीं भी मूव करो लेकिन आपको फाइलें जो है वो सारे जगह पे मिलेगी, तो आपके CSS के इश्यू बताऊंगा। नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। ओके। नाउ आपका ये हो गया कॉन्सेप्ट बंडल का। ठीक है, ये है फिल्टर कॉन्फ़िग। ये जब हम लोग एमबीसी में जो है फिल्टर होता है आपका ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, जितने 5 तरह के फिल्टर होते हैं, एक्सेप्शन, रिजल्ट, ये सारी जब हम लोग फिल्टर है तो यहाँ पे हम लोग सेटिंग करेंगे कैसे फिल्टर्स लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका होता है राउट कॉन्फ़िग। ये जो है आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबसे मेन समझना है। ठीक है, क्या है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका मेन ये एप्लीकेशन का जो यूआरएल बनता है, ठीक है, राउट, राउट मतलब एक रास्ता, रूट, वो बताता है। वो कैसे बताता है, क्या है, देखिए इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, इन्होंने सेम ये जितने भी चीज हैं ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, ये यूज नहीं हो रहे हैं, ये दोनों यूज हो रहे हैं, मतलब कि ये आपका एमबीसी और राउट कलेक्शन इस वाले नेम स्पेस में लिखा हुआ है। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो देखो ये सारी चीजें आपको मना कर देगी। ठीक है, तो यू नीड टू ऐड दिस दोज रेफरेंसेस। ठीक है, ये भी इन्होंने पहले से ऐड कर रखा है कि अगर आपको काम आएगी तो इसमें, अगर नहीं है तो ऐड करने दीजिए। तो किसी को अगर डाउट होता हुआ कि ये चीजें क्या है तो जस्ट इनके नेम है, राइट क्लिक करो आप। अगर ये नहीं भी है तो अगर आपको ये मालूम है कि कहाँ पे है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप जो है गो टू डिफिनीशन जाओगे, या यहाँ पे करके ये जो है यूजिंग अपने आप ऐसे कर दोगे तो ये चीजें यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये यहाँ पे फिर आ गया, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ये चीजें ऐड कर दोगे, यूजिंग अपने आप आ जाएगी। या सेम मैं बता रहा हूँ गो टू डिफिनीशन जाओगे, ये वाली चीजें आप जो है यहाँ पे कॉपी करके मैनुअली टाइप कर दोगे तब भी अपने आप आ जाएगी। ये डिलीट करके आप यहाँ पे अपने यूजिंग, ठीक है, और आपने ये कर दिया तो ये अपने आप आ जाएगी। आपके ऊपर है कि आप इसको रहने देते हो, खुद से डिलीट करते हो, फिर ये आपके जो है फिर आपने ये रेफरेंस ऐड कर दो या तो फिर मैनुअली करो, आपके ऊपर है। तो इन्होंने दे रखा है पहले से, तो हम लोग क्यों छेड़ते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीजें हैं। ठीक है, तो क्या है राउट कलेक्शन में इन्होंने ये देखिए ये मैपिंग, पहला जो है जो हमारा एप्लीकेशन का यूआरएल बनता है, ठीक है, कंट्रोलर एक्शन, कंट्रोलर एक्शन, आइडिया भी भूल जाइए, सिर्फ कंट्रोलर और एक्शन। जैसे अगर ये मेरा एप्लीकेशन रन हुआ है, ठीक है, डिफॉल्ट जो है देखिए बिल्कुल ध्यान से,
ये जो है लोकल होस्ट, और ये डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए तो इसमें भी राउट है। क्या है आपका, अगर यहाँ पे देखिएगा तो होम नाम का कंट्रोलर है और इंडेक्स नाम का मेथड है। डिफ़ॉल्ट होम नाम का कंट्रोलर, इंडेक्स नाम का मेथड, ठीक है? ये यहाँ पे डिफाइन है, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। होम नाम का कंट्रोलर और इंडेक्स नाम का मेथड, होम नाम का कंट्रोलर, इंडेक्स नाम का मेथड, इन्होंने ये डिफ़ॉल्ट दिया है कि ये जो पेज होगा, जब आपका फर्स्ट एप्लीकेशन लोड होगा तो हम ये वाला पेज दिखाएँगे, जिसमें आपका लोकल होस्ट, या तो आप ऐसे करो या आपका होम स्लैश इंडेक्स भी करो, सेम ही मेथड कॉल होता है, जो आपका होम नाम का कंट्रोलर और इंडेक्स नाम का जो है मेथड। और ये इंडेक्स किस वाले व्यू को रिटर्न करेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, सेम एक फ़ोल्डर होता है, कहाँ पे? तो व्यू के अंदर आपका होम, होम मतलब जो जिस नाम से कंट्रोलर होगा, उस नाम से एक फ़ोल्डर होता है। और इस वाले चीज़ को ये रेंडर करेगा, यानी कि आपके एप्लीकेशन पे दिखाएगा। ये जो चीज़ें लिखी हुई है, ये कहाँ लिखी हुई है? तो आपके जो है इंडेक्स वाले पेज पे। जैसे आप कंटिन्यू कीजिए तो देखिए आपका ये हो गया। ये कैसे वेरीफ़ाई करेंगे कि आपका यही लिखा हुआ है? आप क्या करिए, ये जो इन्होंने ब्ला, ब्ला, ब्ला चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पे सारी हटा दीजिए। कहिए कि भैया मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे कर दीजिए H1 में, आप अपने अपना अपना नाम लिख दीजिए कुछ भी, कि हाय दिस इज़ थॉमस, ठीक है? कुछ भी, अभिषेक ही कर देते, और H1 टैग कहाँ गया? कंट्रोल J, ठीक है? H1 टैग, H1 टैग मैं बताऊँगा मेन हेडिंग के लिए, तो मैंने बोल दिया अभिषेक, ठीक है? जैसे आप ये रेंडर कीजिएगा, देखिए अभी ये चीज़ आ रहा है, जैसे इसको रिफ्रेश कीजिएगा, ऑल कंटेंट गोज़, ठीक है? आपका जो है सिर्फ़ अभिषेक आ गया। और स्टिल ये जो हेडर है, फूटर है, ये जो है आपका लेआउट से आ रहा है ये। ये आपका ये चीज़ें, ये कंसिस्ट सारे एप्लीकेशन में रहेगा। और लेआउट में जो जो चीज़ें, ये जो पेज आती है, ये रेंडर जो बॉडी है ना, यहीं पे आके चिपक जाती है। ऊपर की सारी चीज़ें, ये टेम्पलेट ये बिल्कुल सेम होती है, नीचे की फूटर सेम होती है। जो रेंडर बॉडी है ना, यही आके कोई भी यहीं पे आके, ये अबाउट यहीं आके चिपक जाएगा, कंटेंट यहीं आके चिपक जाएगा। बाकी की बाकी ऊपर की सारी चीज़ें सेम होगी। अगर आप इस पेज पे जाओ, इस पेज पे भी जाओगे, तो आपकी वही लिंक होगी, इस पेज पे भी जाओगे, बस कंटेंट चेंज होगी, फूटर और ऊपर की सेम होगी। इसलिए सेम होगी, अगर मान लीजिए कि आप जैसे फ्लिपकार्ट पे भी जाओ, ठीक है? आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो ये इनकी हेडर है और नीचे वाली जो है ये फूटर है। आप कहीं पे भी जाओ, ठीक है? आपके इस किसी भी टैब पे, ठीक है? किसी भी टैब पे आप जो है कहीं जाओ, लेकिन ये वाली चीज़ें चेंज नहीं होगी, आप देखना, ये हेडर वाली चीज़ें, बीच की कंटेंट चेंज हो रही है, बट आप नीचे वाली जो है, नीचे वाली ये सिग्नेचर इनका जी, और जी। फूटर, ये चेंज नहीं होगी। दैट इज़ द मास्टर पेज। आप किसी पे भी चले जाओ, सेल प्राइस सारी बीच की चीज़ें सिर्फ़ देख रहे हो, आप चेंज हो रही है। सेम लाइक एप्लीकेशन में होता है कि ये ऊपर की हेडर और नीचे की फूटर वो चेंज नहीं होती है, सेम, ठीक है? जैसे आप कर रहे हो, ठीक है? तो इनका भी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इन्होंने बना दिया www.flipkart.com, तो इनका फर्स्ट जो लोडिंग होगा, ये आपका पेज जो होगा, ठीक है? जो इनका फर्स्ट पेज होगा। उसके बाद से जैसे हम लोग का जो है एमबीसी में, इनका जो जिस भी टेक्नोलॉजी में बना होगा, एमबीसी का जो डिफ़ॉल्ट राउट होता है, ठीक है? मैं बताऊँ, ये आपका होम और इंडेक्स। ये आपका क्या होता है कि होम नाम का कंट्रोलर, यहाँ लिखा हुआ है होम नाम का कंट्रोलर, इंडेक्स नाम का मेथड, ठीक है? जो कि आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, अगर होम पे जाइएगा तो एक मेथड लिखा हुआ है कि होम नाम और इंडेक्स। ये मेथड के लिए भी आप लोग मत घबराइए, अगर आप इसके भी सारे सिस्टम डॉट ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है? ये सारे हट जाते हैं उस नेम स्पेस के कारण। और मेथड अभी अगर आपको टेंशन की नहीं, सी शार्प की जस्ट लाइक ऐसे, जस्ट पब्लिक पब्लिक मान के चलिए, जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। जस्ट ये क्या है, इसको एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं, ठीक है? ये 4-5 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, प्रोटेक्टेड इंटरनल। तो अभी जितने भी हम लोग ज़्यादातर जो भी एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, वो समझ के लेके कि पब्लिक ही लिखेंगे, ठीक है? आप अभी इतना ही समझिए कि पब्लिक ये एक्शन रिजल्ट, और ये क्या होता है, सेम लाइक कि मेथड नेम, यहाँ इंडेक्स, इंडेक्स की जगह आप इंडेक्स 3 कर दो,
तो आपको क्या होगा कि इंडेक्स जैसे आप जो नेम चेंज करोगे, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे एक आपको व्यू बनाना होगा, ठीक है? अभी वो व्यू वाले फ़ोल्डर में आ रहे हैं, तो हम और डिटेल्स में बताएँगे, ठीक है? तो राउट में क्या होता है कि आपका जो है होम और इंडेक्स नाम का जो है इन्होंने डिफ़ॉल्ट राउट दे दिया है। यानी कि जब भी आपका एप्लीकेशन रन करेगा, तो डिफ़ॉल्ट में इसको हिट करेगा, ठीक है? और इस वाले मेथड को, इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं? येस वी कैन चेंज। हम लोग इंडेक्स की जगह क्या कर रहे हैं कि आपका जो अबाउट वाला है, इस वाले को हम राउट बना दे रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पे इसको कर देंगे। अब क्या होगा कि होम नाम का कंट्रोलर और ये अबाउट नाम का पेज, ये रेंडर होगा देखिएगा पहला और आपका जो है